I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। अजय Thank you. वर्मा जी, Thank you, sir. जी सर। कंफर्टेबल हैं आप? जी हाँ। कुछ अपने बारे में पहले बताइए। जी सर। सर मैंने यहाँ पे इलाहाबाद से ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ जी। यहाँ पे मैंने बॉयज़ हाई स्कूल से अपना स्कूलिंग करी है। उसके बाद IIIT इलाहाबाद से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है बीटेक। वेरी गुड। उसके बाद सर मैं 3 साल के लिए फ्रांस में गया था अपने एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए, और वापस आके मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कराई थी, ZS एसोसिएट्स, गुड़गांव में। उसके बाद सर मैं पिछले 4-5 साल से ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहा हूँ, जिसमें मैंने सर UPSC के 3 इंटरव्यू दिए हैं और अटेम्प्ट अब ख़त्म हो गए हैं। तो मैं UPPCS में भी ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, और इधर बीच मैंने IBPS और असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर और ये SSC जैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं। आपका इतना अच्छा करियर था जी सर। जिधर आप थे, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा, आपने जी सर। अच्छा काम किया वहाँ पर, 3 साल आप फ्रांस में भी रहे। जी सर। और बच्चों का सपना होता है कि हम IIIT से पढ़ें। जी सर। फिर आप उधर से आप इधर पब्लिक सेक्टर में क्यों आना चाह रहे थे? आप गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाह रहे हैं? सर पब्लिक सेक्टर में मुझे लगता है कि जो है मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी में मैं भी हूँ, तो चैलेंजिंग जॉब है नो डाउट, बट आई थिंक कि जो मेरी पूरी एनर्जी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को प्रॉफिट दिलाने में है, ना कि देश के लिए कुछ काम करने में है। तो आई थिंक कि इसका मतलब कि जितने बिजनेसमैन हैं वो सब देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, बिजनेसमैन कर रहे हैं क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, जॉब्स देते हैं, टैक्सेस भरते हैं। लेकिन सर टैक्स से ज़्यादा भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी में, और मुझे लगता है कि मैं वो कर सकता हूँ। एक रियल चेंज ला सकता हूँ सोसाइटी में, जो जनता के प्रति काम करना होता है वो मैं ला सकता हूँ, और मेरा एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट भी है इसमें सर। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सर, जब एक मेडिकल फील्ड का बच्चा IAS बनने के बाद जब जॉब छोड़ता है तो उसको वेल डन करते हैं। जी सर। उसकी तारीफ़ करते हैं। जी सर। वो अपना कुछ शुरू करता है, और आप जो है वो छोड़ करके इधर आ रहे हैं सर। तो ये तो उल्टी दिशा हुई। जी नहीं सर, ये लोगों का ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसका नाम ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये ओपन टू ऑल है, तो जिसका जैसा एप्टीट्यूड है उसको उस फील्ड में डेफिनेटली जाने का मौका मिलना चाहिए। 5 चीज़ें आप बताइए जी सर, जो आपको इधर आने के लिए प्रेरित करती हैं। सर सबसे पहले ये एक स्टेट की सबसे टॉप मोस्ट जॉब है, इसके साथ मान सम्मान जुड़ा हुआ है, वो एक है। सेकेंडली सर जो चैलेंजिंग नेचर ऑफ जॉब जो है, इतने सारे डायमेंशंस में काम करने का मौका मिलता है, अलग अलग विभागों में काम करने का मौका मिलता है। तीसरा सर जो मेरा एक ड्रीम था एक सिविल सर्वेंट का, IAS का, वो पूरा नहीं हो पाया, तो ये UPPCS के थ्रू वो ड्रीम को मैं पूरा कर सकता हूँ फ्यूचर में। और सर आखिरी सर मेरा जो है, मेरे माता पिता का भी ये बचपन से ही सपना था कि मैं यहाँ पे इंडिया में रह के कुछ करूँ। जब मैं फ्रांस में गया था तब भी मेरे को था कि इंडिया में ही आके कुछ करना है। तो सर वो सपना मेरा साकार हो पाएगा इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो डिप्टी कलेक्टर के बारे में आप कुछ जानते हैं कि क्या काम करते हैं? जी सर डिप्टी कलेक्टर का मेन काम रेवेन्यू का होता है, जो है तहसीलदार के थ्रू जो है खसरा खतौनी और ये सारे लैंड रिफॉर्म्स के लैंड के काम होते हैं। तो रेवेन्यू कलेक्शन जो है डिप्टी कलेक्टर का मेन काम होता है। यही जब जो है सर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता है, जब मजिस्ट्रेट की पावर ले लेता है, तो इसको DM की वो दिया जाता है, SDM। जी सर, SDM। अच्छा, तो तहसील में तो आजकल 2 SDM मिलते हैं, कभी तहसील गए हैं आप? सर ऐसे तहसील तो नहीं गया हूँ, मेरे पिताजी का गांव है जालौन, तो वहाँ मैं गया हूँ, लेकिन ऐसे कभी ऑफिसेज में विजिट नहीं किया सर। तहसील में आजकल 2 SDM की व्यवस्था है ना, एक SDM प्रशासनिक, एक SDM न्यायिक। जी सर। तो क्या दोनों के कार्य अलग अलग हैं? क्या क्या कार्य हैं, कुछ बताएगा? सर जो प्रशासनिक होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव और कोऑर्डिनेशन वाले काम देखेगा, और जो न्यायिक होगा वो IPC की धारा अलग अलग जो होती है, जैसे 144 धारा होती है, 103, 105, 104, ये सारी धाराओं का जो है करता है, वो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा सर। अनुमान लगा के खैर बता रहे हैं कि पता है आप? नहीं सर, पता है, पढ़ा हुआ है सर।
और लैंड रेवेन्यू एक्ट से जो मुकदमा वगैरह जो सुनते हैं वो जो राजस्व के मामले? सर राजस्व के मामले तो डिप्टी कलेक्टर देखेगा, और सर एसडीएम क्या 3 हो गए अब इसका मतलब आपके हिसाब? नहीं सर, डिप्टी कलेक्टर ही है, वो प्रशासनिक को देखना चाहिए सर। प्रशासनिक जो राजस्व का जो न्यायिक प्रकरण है वो प्रशासनिक वाला देखेगा? नहीं सर, न्यायिक वाला मजिस्ट्रेट को देखना चाहिए, और रेगुलर वाले काम डिस्प्यूट वगैरह को रिजॉल्व करने का काम प्रशासनिक को। अनुमान लगा रहे हैं? जी सर, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में सर, जो मुझे पता है उसके बारे में। खसरा खतौनी क्या होता है सर? खसरा खतौनी सर जो है किसी भी रूरल लैंड या अर्बन लैंड का एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें जो है हर खसरा जो है सर हर साल बनता है, और खतौनी हर 6 साल में बनती है। इसमें 42 कॉलम्स होते हैं, इसमें 26 कॉलम्स के आसपास होते हैं। और जो है सर खसरा में सारे जो है एक लैंड का उसका नाम, उसके ओनर का नाम, और इनफैक्ट जो है जो भी वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह फसल वगैरह उगाई जा रही हैं। वेरी गुड। एंड खतौनी में सर जो है जो विक्रेता और सेलर का मेनली नाम होता है, हर 6 साल में अपडेट होती है। आपके पिताजी क्या करते हैं? जी वो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा से। अच्छा, जालौन में? जी नहीं सर, इलाहाबाद में ही वो हमेशा से पोस्टेड रहे हैं, लेकिन जालौन को ओरिजिनली बिलोंग करते हैं सर। आप रहने वाले जालौन के हैं? सर पिताजी हैं, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हमेशा से इलाहाबादी हूँ। तो प्रयागराज सर। प्रयागराज की 3 खासियत बताइए जो आपको प्रभावित करती है। सर बचपन से ही प्रयागराज मुझे लगता है कि एक धार्मिक स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। जो हमारा संगम है, और जो हमारे माघ मेला और कुंभ मेले होते हैं, इसमें जो है पौराणिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सर। सेकेंडली प्रयागराज में मुझे लगता है कि इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहा जाता था, तो यहाँ पे पढ़ने लिखने की सुविधा और इन सब चीज़ों का बहुत है। तीसरा सर, पॉलिटिक्स में इलाहाबाद का कंट्रीब्यूशन बहुत है। 7 प्राइम मिनिस्टर हम लोग यहाँ से दे चुके हैं, और यहाँ पे पॉलिटिक्स काफ़ी एक्टिव है सर। ठीक। कुंभ मेला आपने बताया, उसको कुंभ मेला क्यों कहते हैं? सर वो समुद्र मंथन के दौरान जो कलश था कुंभ, उसकी 4 बूंदें अलग अलग जगहों पे गिरी थी, इसलिए वहाँ पे हर जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है हर वर्ष कुंभ मेला लगता है? हर वर्ष सर नहीं होता है, अर्ध कुंभ होता है 6 साल में, और कुंभ होता है मेनली 12 सालों में। अब तो नाम बदल गया, अब तो महाकुंभ। जी सर, 12 साल में महाकुंभ होता है। महाकुंभ? जी सर। क्यों 12 साल में होता है ये? सर क्योंकि 3-3 साल में हर जगह होता है, इलाहाबाद, हरिद्वार। तो ये क्या कोई कमेटी ने डिसाइड कर दिया क्या कि 3 साल के बाद यहाँ होगा, 3 साल के बाद यहाँ होगा? कुछ नियम है इसके? कैसे 12 साल वाली व्यवस्था की गई? सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पहले से चलता आ रहा है, हमारे प्रचलन में है, तो इस वजह से होता है। आपका विषय फिलॉसफी? जी सर। और पढ़ा है आपने IIIT से? जी सर। दर्शन का और विज्ञान का क्या संबंध है? सर दार्शनिक एक सोच है, एक किसी भी प्रकार की किसी के लिए सोच को दर्शन कहा जा सकता है। बिना सोच के हम कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जब तक आदमी सोचेगा नहीं तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे अगर रामायण में देखें तो हमने पवन हंस की बात करी थी, और उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर डेवलप किया, तो बिना सोच के ये नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान का और जो है दर्शन का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सर, बिना एक दूसरे के हो नहीं सकता सर। थैंक यू सर। ये आप कह रहे थे कि दर्शन एक सोच है? जी सर। एक प्रिंसिपल है आई थिंक देयरफॉर आई एम। जी सर। एक दूसरा भी है आई एम देयरफॉर आई थिंक। जी सर। किसका है? दोनों अलग है? दोनों में क्या अंतर है? सर आई थिंक देयरफॉर आई एम ये एक रैशनलिस्ट फिलोसफर्स की बात होती है। बर्कले ना था, उन्होंने कहा था। बर्कले का है? जी सर, जहाँ तक मुझे याद है। बर्कले का है कि डेकार्ड का है? सर जहाँ तक मुझे याद है डेकार्ड का है। ओके सर। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। जी सर। ओके सर, आई एम सॉरी सर। तो डेकार्ट सर वो एग्जिस्टेंशलिस्ट, वो रैशनलिस्ट फिलोसफर्स थे, जो ये सोचते हैं कि जो सोच है और हमारे जो ह्यूमन माइंड में जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना कोई भी वर्ल्ड में चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो ह्यूमन माइंड को परसीव ना कर सके। तो जो ह्यूमन माइंड परसीव करता है, जो सोचता है, वही बनता है।
इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मैं सोचता हूँ कि बिना सोचे आदमी कुछ प्रोग्रेस नहीं कर सकता अपने जीवन में। जब जो चीज़ आप सोचते हैं, जो चीज़ करते हैं, वो आप बन जाते हैं। गांधी जी ने भी कहा है कि जो योर थिंक, तो ठीक है जी सर। आई थिंक देयरफॉर आई एम से वो किसकी सिद्धि करना चाहता है? सर अपने एग्जिस्टेंस के लिए कहना चाहता है कि मैं एक रैशनल थिंकिंग फिलोसफर हूँ, मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ, इसलिए मैं एक एग्जिस्टेंस मेरी जो है पत्थर है या कुछ है जो चीज़ सोच नहीं सकती, उसका एग्जिस्टेंस उतना नहीं इम्पोर्टेंट नहीं आता। अच्छा, जैन के तीर्थ में और बौद्ध के तीर्थ में क्या अंतर है? सर जैन बुद्ध के तीर्थों में तो सर वहाँ पे त्रिरत्न, जी सर। सर बुद्ध में तो बुद्धा धर्मा एंड संघ है, और यहाँ पे राइट एक्शन, राइट थॉट एंड राइट नॉलेज। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ओके सर। कंडक्ट। ओके सर, एक्शन की जगह कंडक्ट है। सॉरी सर। अच्छा जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए कि उनका अनेकांतवाद और स्यादवाद कैसे इंटर रिलेटेड है? सर अनेकांतवाद कहता है कि किसी भी चीज़ के अनगिनत दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि अनगिनत दृष्टिकोण हैं, तो एक हम नॉर्मल आदमी जो अज्ञानता से भरा हुआ है वो सारे दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता है। इस वजह से जो भी दृष्टिकोण हम समझ रहे हैं उसको स्यादवाद लगाना चाहिए, या रिलेटिवली स्पीकिंग, या शायद, जहाँ तक ये सही है, शायद नहीं सर, रिलेटिवली स्पीकिंग कि ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन ये एक अधूरा सच है जो कि उन्होंने उस एग्जाम्पल से सर एक हाथी और 5 अंधों के स्टोरी से बताया हुआ है। अच्छा, थोड़ा इसी से संबंधित दर्शन का प्रशासन में क्या योगदान है? सर प्रशासन का भी एक खुद का एक दर्शन होता है। ह्यूमन वेलफेयर इज़ द मेन फिलॉसफी ऑफ प्रशासन, और ऐसे दर्शनों से, अलग अलग दर्शनों को समझ के एक सोसाइटी की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ सकते हैं, अलग अलग सोच को समझ सकते हैं, जिससे हम एक भाईचारा और सौहार्दपूर्ण जो है समाज का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अजय जी। जी सर। आपने बताया कि यूपीएससी के आपने 3 इंटरव्यू दिए, जी सर, और शायद आपका उसमें चयन नहीं हो पाया है। जी तो सर। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए? सर मेनली मेरे को ऐसे और ऑप्शनल में प्रॉब्लम थी। मैंने पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल से 4 अटैम्प्ट दिए थे, उसमें मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उसमें पेपर 1 में स्कोर नहीं हो पा रहा था, और उसके बाद मैंने फ़िलासफ़ी ऑप्शनल चेंज किया, फिर फ़िलासफ़ी से दिया, तो सर 1 इंटरव्यू लास्ट अटैम्प्ट में आया, लेकिन सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर आपने यहाँ पर फ़िलासफ़ी लिया आपने? जी सर। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, आप किसी एनजीओ में वॉलंटियर भी रहे हैं? जी सर। अच्छा, क्या काम था इस एनजीओ का, या सर, क्या आपका प्रोफाइल क्या रहा उसमें? सर मैंने और मेरे कुछ सीनियर्स ने मिलकर प्रयास नाम का एनजीओ हमारे IIIT इलाहाबाद में ही शुरू किया था। उसमें आसपास के गांव में जो बच्चे थे उनको हम अपने इंस्टीट्यूट के ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इवनिंग क्लासेस लेते थे पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे थे उन लोगों को हमने स्कूल में दाखिला दिलवाया, और यहाँ तक कि स्कूल के जो हमारे कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स थे उनसे अडॉप्ट अ चाइल्ड का प्रोग्राम शुरू कराया कि एक चाइल्ड के जो पढ़ाई लिखाई के और स्कूल के बस्ते किताबों और इन सारे का खर्चा एक फैकल्टी अडॉप्ट कर सकता। और आपका उसमें क्या जॉब, क्या काम था आपका? सर मैं यहाँ पे जो है मेन चैप्टर हेड था, मेरे सीनियर्स ने शुरू किया था। उसके बाद जब मैं वो जहाँ से चले गए थे तो मैं इलाहाबाद में चैप्टर हेड था। ये तो एक अच्छा ऑनर्ड प्रोफेशन भी हो सकता है आपके लिए। जी सर। इसको परस्यू क्यों नहीं करा? आफ्टर ऑल यू हैव टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ये भी एक तरीका है, ये भी एक एक्टर ही है। जी सर। सर जब हमने स्कूल कॉलेज में शुरू किया था ये बहुत ही छोटे लेवल पे था, मतलब सिर्फ कॉलेज के ही स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स थे। उसके बाद सर जब मैं कॉलेज से पास आउट हो गया तो मैं 3 साल के लिए सर फ्रांस चला गया था, तो जिस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। आगे आके कर लेते, कंटिन्यू परस्यू करते? सर अभी भी वो स्कूल लेवल पे ही है सर, छोटे ही लेवल पे है, कोई वैसे हम प्रोफेशनल्स उसकी तरह उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक एनजीओ का नेगेटिव एस्पेक्ट भी है जो कि बहुत आजकल देखिए रहे काफ़ी समस्या में है इनफैक्ट जो है, तो वो है मनी लॉन्ड्रिंग। जी सर। ओके। जी सर। तो ये क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे एनजीओ जुड़े हुए कैसे हैं? सर FCRA के अंतर्गत जो है काफ़ी सारे लॉज में पाया गया है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इन लोगों ने पाया है कि जो है काफ़ी सारी हमारी NGOs अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करती हैं। लेस देन 5% से कम जो है NGOs अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं।
अब इस केस में सर क्या होता है कि ये लोग फॉरेन फंडिंग तो लेते हैं, लेकिन जिस कार्य के लिए लिया गया होता है उसके कार्य को इस्तेमाल करने की जगह एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को के लिए इस्तेमाल करती हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग ऑफ कोर्स, बट आई एम आस्किंग इज जी व्हाट एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंड्स फॉर, ये है क्या? सर मनी लॉन्ड्रिंग एक गलत तरीके से कमाया गया धन को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का एक तरीका है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक पार्ट होते हैं। सबसे पहले के गलत कमाई को अर्जित किया जाता है, फिर उसको कई छोटे छोटे अमाउंट्स में प्लेस किया जा सकता है, फिर प्लेस करके उसको रोटेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट इकोनॉमिक चैनल्स, जिससे आइडेंटिफाई ना हो पाए उसका आइडियल सोर्स, और फिर उसको एक वाइट एक्टिविटी में एक लीगल एक्टिविटी। अभी कुछ चेंजेस हुए, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे कुछ मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए, जी सर, राइट, सो यहाँ पे कुछ एक्ट को पास करा है यहाँ पर, तो क्या है वो आप बता सर? FCRA में शायद अमेंडमेंट हुए थे कुछ, जिसमें सिविल सर्वेंट और पॉलिटिकल सर्वेंट्स को अपनी जो है आय का पूरा डिटेल्स देना होगा। जो NGOs हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ में ही सिर्फ फॉरेन फंडिंग ले सकती हैं, सिर्फ दिल्ली में एक अकाउंट उन लोगों को खुलवाना होगा जिसमें वो पैसा ले सकती हैं। ये सारे नियमों में चेंजेस किए गए। प्रोग्राम भी इसमें इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा? यस सर, एक पोर्टल है, एक यूनिफाइड पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें सारे NGOs को रजिस्टर। क्या नाम है इस पोर्टल का? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। एक और कंसेप्ट निकल के आता है, हवाला। जी सर। ये हवाला क्या है? सर हवाला एक इलीगल ट्रांसफ़र ऑफ मनी है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। इसमें क्या होता है सर, जैसे यहाँ पे एक हवाला का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको मैं कुछ पैसे यहाँ पे दे दूँ और वो फ्रांस में जाके वो वहाँ पे यूरो में पेमेंट कर देगा। तो ये अनऑफिशियल चैनल्स के थ्रू होता है और ये बहुत ही इलीगल तरीका है और ये ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि आप मुझे ऐसे कुछ अपने नेगेटिव एस्पेक्ट बताएं जिसकी वजह से आपको ना चुना जाए, जो आप में है। सर मेरे हर पर्सन में नेगेटिव होते हैं, मेरे अंदर भी हैं और मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज़ जो सर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। जो फ्रेंड्स या फैमिली के ग्रुप में बैठना होता है तो कई बार जो है मैं उतने अच्छे से घुल मिल नहीं पाता हूँ, जो कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक्सट्रोवर्ट होगा, कहीं खुद से एक्टिव करेगा तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए फ़ायदेमंद होगा। सेकेंडली सर कभी कभी जो अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली को मैं मना करने में थोड़ा हिचकिचाता हूँ कि वो जो है अगर मना करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर को डेफिनेटली ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। जी सर। और क्या कुछ और भी है सर? और तो अभी सर ऐसा कोई रिकॉल नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। अजय जी। जी सर। कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में बात किया जाए? डेफिनेटली सर। जी हाँ। उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट अभी क्या है? 3 टॉप के जिलों का नाम बताइए। सर 3 टॉप के ज़िले सर मुझे अभी एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन लिटरेसी रेट अराउंड 65% के आसपास है सर। प्रयागराज आपका जो ज़िला है उसकी साक्षरता दर कितनी है? माफ़ कीजिए सर, मुझे याद नहीं है अभी। क्या ये टॉप के 3-4 में आता है कहीं? सर टॉप 5 में आता है? टॉप 5 में तो आता है सर। पक्का? सर आई थिंक, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नंबर्स नहीं याद है। आपने कहा कि हम साथ प्रधानमंत्री यहाँ से दे चुके हैं। जी सर। ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड है जी, फिर भी साक्षरता की स्थिति में प्रयागराज टॉप 5 में नहीं है। ओके सर। तो ऐसा क्यों है? सर मेरा मानना है ये इस वजह से क्योंकि प्रयागराज एरिया वाइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा है जहाँ पे साक्षरता उतनी नहीं है। अर्बन एरियाज में डेफिनेटली सर साक्षरता काफ़ी अच्छी है, लेकिन रूरल एरियाज में डेटा है आपके पास? जी नहीं सर। डेटा बताएं तो कैसे कह रहे हैं कि अच्छी है? सर उल्टा है सर। अर्बन एरियाज में मैं इतने टाइम से रहा हूँ तो मुझे लगता है कि अर्बन एरिया में तो लिटरेसी रेट अच्छी है। अच्छा, आपको प्रयागराज का कलेक्टर बना दिया जाए? जी सर। और आप NGO के माध्यम से आपने अच्छा काम भी किया है, साक्षरता को लेके आप बड़े सेंसिटिव भी लग रहे हो। जी सर। क्या आप करेंगे? 2-3 कार्य बताइए जिससे साक्षरता दर यहाँ की और अच्छी हो जाए। सर सबसे इम्पॉर्टेंट है डिजिटल लिटरेसी का ज़माना आ गया है इस समय, और डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने की बात है। तो यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि गाँव में डिजिटल लाइब्रेरीज़ की शुरुआत करेंगे, जहाँ पे बच्चे खुद लैपटॉप्स, मोबाइल्स और
LCD टीवीज़ अवेलेबल हों जहाँ पे बच्चे आके बेस्ट जो है चैनल्स देख सके। यहाँ तक कि क्लास 1 चैनल की भी बात करी है, तो ये सारी चीज़ों को प्रयोग करके साक्षरता को इम्प्रूव किया जा सकता है। किसी गांव में आप गए हैं, किसी प्राइमरी स्कूल में, गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में आपका अनुभव रहा है जाने का? जी सर, मेरी बुआ जी जो है प्राइमरी स्कूल टीचर थी, तो मैं उनके स्कूल में गया था सर। वहाँ की समस्या आप देखें तो कोई 2-3 समस्या आपको नज़र आई हो तो बताइए। सबसे बड़ी समस्या सर इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। वहाँ पे सर ब्लैक बोर्ड्स और अभी भी पुराने तरीक़ों से स्कूल चल रहे हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, टॉयलेट्स वगैरह साफ़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सुनने को नहीं मिलता है कि कटाई का सीजन आ गया, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं? जी डेफिनेटली सर, रूरल एरियाज़ में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में। बुआई का सीजन आ गया, बच्चे नहीं आ रहे, कटाई का सीजन है, बच्चे नहीं आ रहे। जी सर। तो उपस्थिति एक बड़ी समस्या है। जी सर, एब्सोल्युटली। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण उपस्थिति बढ़ जाएगी क्या? जी नहीं सर, वो उसके लिए सोच को चेंज करना पड़ेगा हमको। वहाँ पे लोकल लेवल के जो सरपंच हैं और लोग हैं उनमें अवेयरनेस करके इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। यहाँ तक कि मिड डे मील स्कीम और ये सारी स्कीम्स जो हैं जो रेगुलर एब्सेंटीज़म को कम और न्यूट्रिशन को भी बढ़ाती हैं, इन सब सारी स्कीम्स को इस्तेमाल करके जो है। देश की 3 प्रमुख समस्या क्या है, आपके उत्तर प्रदेश की 3 प्रमुख समस्या क्या है और आपके ज़िले की 3 प्रमुख समस्या क्या है? जी सर, ये बताइए सर। देश की सबसे ऑर्डर में बताइएगा, जो आपको सबसे प्रमुख लगे वो पहले नंबर पे रखिएगा। जी सर, देश की प्रमुख समस्या जो ग्लोबली कहा गया है, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट और कम्युनलिज्म। 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वर्ल्ड में चल रहे हैं, जिसकी वजह से, और अभी कोविड भी आ गया सर, तो ये चौथा जो है, ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं ग्लोबल लेवल पे इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश की समस्या में समझिए सर, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय है अनएम्प्लॉयमेंट। हाई पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम उनको सही रिसोर्सेज से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है काफ़ी, जो कि अभी काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे और इन सब के थ्रू रिजॉल्व किया जा रहा है। तीसरी लिटरेसी की प्रॉब्लम है, आउट माइग्रेशन की प्रॉब्लम है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट से ही रिलेटेड है। प्रयागराज की अगर समस्या समझ, सबसे पहला समस्या में ड्रॉट्स एंड फ्लड्स दोनों एक समस्या है, क्योंकि फ्लड जो है हर साल आते हैं और गर्मी के टाइम पे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स की भी प्रॉब्लम रहती है। सेकेंडली सर, मुझे लगता है कि आपने जैसे बोला कि इतना पुराना है, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, फिर भी लिटरेसी की प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड तीसरा मैं कहूँगा सर कि जो है, तीसरा सर अभी मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा सर, जी ठीक है, ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर।